जाते हैं, जो जिनको मैं समझाना चाहता हूँ वो तो नहीं समझते जी, जिनको नहीं मैं समझाना चाहता हूँ वो समझ रहे हैं, वो जल्दी समझ लेते हैं। तो मेरे जाने के बाद जितनी वो गालियाँ मुझे देते हैं वो तो मैं ही जानता हूँ, वो जानते हैं। महोबा को कोई ठगा नहीं है आज तक जी। महोबा अपनी जगह में है, बहुत होशियार, बहुत जागरूक है जी। लेकिन महोबा में कुछ लोग ठगे जाते हैं जी। मैं मुद्दे में आ जाता हूँ। बुंदेलखंड का किसान एकदम मार खा रहा है, किसानी एकदम ऊपर वाला भी साथ नहीं देता है, सरकार भी साथ नहीं देती, खाद नहीं मिलती है। तो आप बुंदेलखंड के किसान के बारे में क्या सोचते हैं, क्या किसानों को सुझाव देना चाहेंगे? देखिए बाबूजी, बात आती है बुंदेलखंड का युवा टैलेंट बहुत है बाबूजी, कोई उसमें डाउट नहीं होता है, लेकिन पलायन लगातार होता है, दिल्ली पंजाब यहाँ से जाते हैं, मजबूरियाँ ऐसी आ जाती है, यहाँ कोई ऐसा काम धंधा नहीं है, उनका मजबूरी होती है। तो बुंदेलखंड का युवा क्या करेगी? देखिए बुंदेलखंड नहीं, मैं इतना सीधा नहीं, इतना सरल मतलब हमने गलत सुन लिया क्या? नहीं गलत नहीं, मैं इतना सीधा नहीं हूँ, मैं इतना सरल नहीं हूँ। मैं जो ये बात बोल के जा रहा हूँ 100-200 करोड़ खर्च कर देगी सरकार जी, लेकिन आपके शिक्षा और रोजगार के लिए नहीं करेगी। आपके बेटे को डॉक्टर बनाने के लिए नहीं करेगी, आपके बेटे को इंजीनियर बनाने के लिए नहीं करेगी। में कोई भी यात्रा हो उसकी सारी व्यवस्था हो जाती है। अभी बच्चा कोई पेपर देने के लिए जाता है, उसको मारे धक्का खाता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता है, ट्रेनों में बसों में सब। नमस्कार दोस्तों, आज इंतजार की घड़ियां वो खत्म हो गई हैं और आप सभी का द टेक्निकल बॉय 99 स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और जो कल हमने वीडियो डाला था कि इस हॉट सीट में कौन बैठेगा, आज वो समय आ गया जो हॉट सीट में बैठने वाले थे माननीय जन अधिकार पार्टी के संस्थापक माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी, जो कि जौनपुर के वर्तमान सांसद हैं। लेकिन आज वो इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। वो आप जो सोच रहे थे हॉट सीट में कौन बैठेगा, आज बाबूजी हॉट सीट में बैठ गए हैं। तो आप लोग बताएं कैसा लगा हमारे साथ बाबूजी खास बातचीत करने के लिए। महोबा में उनका आगमन हुआ। मैं महोबा वासियों की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बाबूजी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। बाबूजी कैसा महसूस कर रहे हैं हमारे स्टूडियो में, नया स्टूडियो उद्घाटन करके कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है आपकी स्टूडियो में आके जी। इस बात के लिए आपको मैं अपनी तरफ से और अपने साथियों की तरफ से ढेर शुभकामनाएं देता हूं जी कि आज आपने ऐसे माहौल में जहां मीडिया की विश्वसनीयता में जी विश्वसनीयता का संकट खड़ा हो गया जी, और ऐसे मौके में आप इसकी शुरुआत कर रहे हैं, तो हम आपसे उम्मीद करेंगे कि आप ईमानदारी से प्रतिबद्धता करें। शुक्रिया सर, बहुत बहुत आभार। आपने शब्द बोले सर, बहुत। सर क्या आज क्या प्लान था महोबा आने का, कैसा प्लान था, क्या प्लान था, ये सब कैसे? महोबा का आज जन अधिकार पार्टी का जिला कार्यकर्ता सम्मेलन था जी, उसको हमारे साथियों ने ऑर्गेनाइज किया। जो हमारे राष्ट्रीय सचिव हैं योगेंद्र साग जी, जिला के अध्यक्ष हमारे रामचरण जी, किरण जी और बहुत सारे साथी, वकील साहब, सब लोगों ने मिलके, बबलू जी, सब लोगों ने मिलके ऑर्गेनाइज किया कि जो हमारे साथी हैं, जिम्मेदार लोग हैं, उनसे हम लोग सलाह मशविरा करें पंचायत चुनाव को लेकर के जी, और आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर के। तो उस बारे में चर्चा हुई। मैंने भी अपने सुझाव रखे जी, जो मैं जानता हूँ, जो मैं समझता हूँ जी, जिस रास्ते में चला हूँ मैं उस रास्ते की जानकारी देने के लिए निकला हूँ जी, तो उस बारे में मैंने भी जानकारी जी। महोबा मुझे कहने में कोई संकोच नहीं हो, जो बहुत पिछड़ा एरिया है, हर बार ठगा जाता है, कोई भी आता ठग के चला जाता है। टैलेंट की कोई कमी नहीं है, अलाउदल की नगरी है, वीरों की नगरी कहा जाता है, लेकिन महोबा में कोई भी आता है ठग के चला जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्या नेताओं में कमी, यहाँ के नेताओं में कमी है, किस में कमी है? नहीं, महोबा ठग के नहीं चला जाता जी, महोबा को कोई ठगा नहीं है आज तक जी। महोबा अपनी जगह में है, बहुत होशियार, बहुत जागरूक है जी, लेकिन महोबा में कुछ लोग ठगे जाते हैं जी। जो यहाँ का बहुसंख्यक समाज है, जिसको हम पिछड़ा कहते हैं, दलित कहते हैं, आदिवासी कहते हैं, हमारे धार्मिक अल्पसंख्यक समाज से ताल्लुक रखने वाले मुसलमान भाई हैं, सिख, ईसाई हैं, बौद्धिस्ट हैं, ये इनका नुकसान होता है। लेकिन मेरा जो अनुभव है, जो मेरा तजुर्बा है महोबा आते आते 30 सालों का जी, कि इनको कोई ठगता नहीं है जी, ये ठगने के लिए तैयार बैठे रहते हैं कि आओ हमको ठग के चलो जी, मतलब ऑफर देते हैं। तो हाँ, ये ऑफर देते हैं कि आओ हमको ठग के ले जाओ जी। और बड़ी बात, जब ये ठग जाते हैं तो कहते हैं बताइए हमारी क्या गलती है, उस नेता ने हमको धोखा दिया। फिर अपने आप को कोसते हैं। हाँ, नहीं, नेता को कोसते हैं। अच्छा। गलती पे कहाँ पहुँचते हैं? गलती पर अगर पहुँच जाए कि गलती कहाँ है, तो सुधार हो जाए जी। उस गलती को ये जान भी जाते हैं तो अनजान बने रहते हैं। आप ये बताओ, आप एक बार एमएलए जिताया जी, हैं, आपको समझ में नहीं आया, आपने दोबारा फिर उसी को जिताया जी, और आपको समझ में नहीं आएगा दोबारा भी आप वही काम करें जी। तो आपको कोई बना नहीं रहा, बेवकूफ खुद बन रहे हैं। हम बनने को तैयार बैठे हैं जी, कि कोई आओ हमसे 4 झूठ बोलो और हमको फिर, ताकि हम बाद में कहें कि हम तो ठीक थे, नेता ही गलत निकल गया।
तो आप नेता को भी तो गलत नहीं मानते, आप उसी को रिपीट करते हैं बार बार। बाबू जी बार बार आपका भाषणों में देखा मैंने, आपके बहुत भाषणों में देखा, आपका बार बार यही रहता, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये कहाँ तक, क्या आपने को जो ओबीसी समाज है या कोई भी समाज हो, हिस्सेदारी नहीं मिल पा रही क्या अभी? देखिए, जो हमारा संविधान बना जी, जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने और कुछ साथियों ने मिलकर के बनाया और 26 जनवरी 1950 को लागू जी, उसके पहले 2 महीना पहले बन के तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को, 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। और जिस दिन से संविधान लागू हुआ जनवरी 1950 से जी, हमारा संविधान सबको बराबरी का दर्जा देता है। ना जाति के आधार पर भेदभाव होगा, ना रंग के आधार पर भेदभाव होगा, ना धर्म के नाम पर भेदभाव होगा जी, सब इक्वल, सब जगह समानता है। इसी तरह से धन धरती पर भी समानता है जी, वो हमारा संविधान अधिकार देता है। लेकिन जिन लोगों को हमने जिता करके सत्ता में भेजा जी, सरकार बनाने का मौका दिया, वो वही लोग हैं जो पहले से हमें गुलाम और लाचार बनाए हैं। वो नहीं चाहते कि हमारे बच्चे उनकी बराबरी में आ सकें, वो नहीं चाहते कि हमारे बच्चे आगे बढ़ें, इसलिए वो वोट तो हमारा ले लेते हैं, लेकिन उनकी पूरी कोशिश होती है कि जैसे उन्होंने हमारे ऊपर राज किया तो उनकी कोशिश है कि उनकी आने वाली पीढ़ी जो है हमारे बच्चों पर राज करे। हम लोगों की कोशिश ये है कि भाई हमने जो सहा तो सहा, लेकिन हमारे बच्चे ये न सहें। तो ये ऑटोमेटिक विरोधाभास है जी। तो इसकी कभी कभी टकराहट भी होती है जी। बाबू जी बात आती है, मैं मुद्दे में आ जाता हूँ, बुंदेलखंड का किसान एकदम मार खा रहा है, किसानी एकदम ऊपर वाला भी साथ नहीं देता है, सरकार भी साथ नहीं देती, खाद नहीं मिलती है। तो आप बुंदेलखंड के किसान के बारे में क्या सोचते हैं, क्या किसानों को सुझाव देना चाहेंगे? देखिए, मैं तो बुंदेलखंड का ही हूँ जी, आपके बगल में मेरा जिला, मेरा घर ही है और मैं किसान भी हूँ जी। मैं इन सारी परिस्थितियों को जानता हूँ। मैं आज भी एक चीज़ बोला हूँ कि हमारी समस्याओं का समाधान कहाँ से होगा जी। जैसे भगवान बुद्ध ने कहा कि हम इस दुनिया में आए हैं तो दुख है जी, दुख है तो कोई ना कोई कारण है जी, कारण है तो उसका कोई ना कोई निवारण होगा जी, बिल्कुल, निवारण है तो उसके लिए कोई मार्ग होगा, कोई रास्ता होगा। समस्या ये है कि हम अपने दुख को जाने तो, अपनी तकलीफ को जाने तो जी। अगर हम सन्यासी बन जाए, भंते बन जाए, वो एक अलग बात है कि भाई हमें शांति की खोज करना है जी और बस और कुछ नहीं करना है जी। लेकिन अगर हम भंते या सन्यासी नहीं हैं या साधु नहीं हैं जी, हम गृहस्थ आश्रम में हैं, माँ बाप हैं, हमारी पत्नी है, हमारे बच्चे हैं, तो हमारी जिम्मेदारी अपने बच्चों के प्रति, अपने माँ बाप के प्रति जी, अपने पत्नी के प्रति जी, कि हम इनका भरण पोषण कैसे करें जी। अगर हम ये समझ जाएं, अगर किसान हैं हम ये समझ जाएं कि हमारे दुख का कारण क्या है, पानी नहीं है जी, समय पे खाद बीज नहीं है जी, महंगाई है जी, हमारे फसल की सही कीमत नहीं जी, हमें कर्जा नहीं मिलता जी, ब्याज बहुत लगता है, हमारे लोन माफ नहीं होते, हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं जी, पढ़ने के बाद रोजगार नहीं, यही है ना जी, दुख यही है ना? बिल्कुल। अगर हम ये दुख जान जाएं तो फिर इसका निवारण जी, कि निवारण कहाँ से होगा जी। भाई मर्ज का पता चल जाए तो फिर डॉक्टर, तो आप अगर ये जान जाएं कि हमारे शिक्षा के लिए स्कूल तो सरकार खोलती है जी, जो हमारे वोट से चुनी जाती है जी, हमारे बच्चों के रोजगार का उपलब्ध कराती है सरकार, जो हमारे वोट से चुनी जाती है, हमें खाद बीज सस्ती लेना है या कर्जा माफ़ कराना है जी, या और कोई समस्या का समाधान करना है तो वो भी सरकार करती है। आप और कहीं जाके डुबकी लगाए आएंगे तो उससे समाधान नहीं होगा, कर्जा नहीं माफ होगा। आप लेटे लेटे कहीं चले जाइए 10-20 किलोमीटर तो समस्या का समाधान नहीं होगा। जो आपकी वोट से जीतता है वो चाहेगा तो 2 मिनट में कर देगा जी। अगर आप ये जान जाएं कि हमारी समस्या का समाधान कहाँ है जी, तो आप उस तरफ जाने लगे जी। तो मैंने कहा ना, दुख है उसका कारण है जी, तो कारण बताया मैंने, निवारण है जी। कि अगर आप जहाँ से समस्या का समाधान है सरकार जी, और सरकार बनती है वोट से जी, वो हमारे पास है, उसके लिए एक मार्ग है, एक रास्ता है कि अगर हमारे पास कोई अच्छा संगठन हो, हम अपने वोट का एक जगह इस्तेमाल करें जी। तो जब आपके दुख तकलीफ को जानने वाला व्यक्ति सत्ता में चला जाए तो समस्या का समाधान हो। बाबू जी बात आती बुंदेलखंड का युवा,
टैलेंट बहुत है बाबूजी, कोई उसमें डाउट नहीं होता है, लेकिन पलायन लगातार होता है, दिल्ली पंजाब यहाँ से जाते हैं, मजबूरियाँ ऐसी आ जाती हैं, यहाँ कोई ऐसा काम धंधा नहीं है, उनका मजबूरी होती है। तो बुंदेलखंड का युवा क्या करेगी? देखिए, बुंदेलखंड में बहुतायत पलायन है जी। पलायन तो हर जगह है, लेकिन बुंदेलखंड में बड़े पैमाने पर, बुंदेलखंड का यूपी का एरिया, बुंदेलखंड का जी मध्य प्रदेश का एरिया, बड़े पैमाने पर पलायन है। उसका एक ही कारण है कि रोजगार नहीं जी, लोगों बच्चों के पास काम नहीं है, सरकारी नौकरियां हैं नहीं, प्राइवेट में वो हमको देते नहीं है, उन लोगों की प्राइवेट फैक्ट्रियां, गवर्नमेंट उस पर कोई ध्यान नहीं देती। देखिए, गवर्नमेंट आपके यहाँ एक ऐसी स्कीम ले आएगी कि जैसे कुछ जगहों का सुंदरीकरण चालू है जी, सरकार 10-10, 20-20 करोड़ रुपया लगा रही है जी, लेकिन सरकार आपके लिए स्कूल नहीं बना सकती 2 करोड़ लगा के जी। सरकार आपको रोजगार नहीं दे सकती। वही क्यों नहीं बाबूजी देती? सरकार, अगर आप मजबूत हो जाएंगे, आपकी दाल रोटी चलने लगेगी, तो आप उनकी बराबरी पे नहीं खड़े हो जाएंगे। सवाल भी पूछ सकते हैं, आप उनकी बराबरी पे नहीं खड़े हो जाएंगे, फिर उनके पीछे कौन रहेगा, उनके नीचे कौन रहेगा, फिर भारत की जाति व्यवस्था का क्या होगा जी। अगर आप उनकी बराबरी पे खड़े हो जाएंगे तो आपको सब कुछ करेंगे, लेकिन 100 करोड़ खर्च कर देंगे जी, लेकिन आपकी समस्या समाधान करने के लिए नहीं खर्च करेंगे कि आपके बच्चों की समस्याएं समाधान हो जाएं, वो नहीं होगा जी। आप जहां कहिए तो 10 ठो ट्रेनें चला दें आपको यात्रा कराने के लिए जी, 1000-2000 बसें चला देंगे, 100-200 करोड़ खर्च कर देगी सरकार जी, लेकिन आपके शिक्षा और रोजगार के लिए नहीं करेंगे। आपके बेटे को डॉक्टर बनाने के लिए नहीं करेगी, आपके बेटे को इंजीनियर बनाने के लिए नहीं करेगी। कोई भी यात्रा हो, धार्मिक कोई भी यात्रा हो, उसकी सारी व्यवस्थाएं हो जाती है। अभी बच्चा कोई पेपर देने के लिए जाता है, उसको मारे धक्का खाता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता है, ट्रेनों में, बसों में, सब में। चीज़ें ये सोचने की है, माँ बाप होने के नाते हमें सोचने की जरूरत है। हमारे बच्चों को हम जो सोचते हैं माँ बाप होने के नाते, एक तो हमारे में कमी ये है कि वो बात हम अपने बच्चों को नहीं बताते जी। अगर हम पढ़े लिखे हम जानते हैं तो अपनी पत्नी को नहीं बताते, अपने माँ को नहीं बताते, अपनी बेटी को नहीं बताते जी। तो जागरूक नहीं। लोगों ने सुना है कि उद्धार कहीं और से होना है जी, तो वही बेचारे लगे हुए जी। अगर वो सही उद्धार जान जाएं, सही मुक्ति का दरवाज़ा उन्हें कोई बता दे तो उनको मुक्ति मिल जाए जी। लेकिन मुक्ति का दरवाज़ा तो कहीं और है, बताते हैं लोग, और मुक्ति कहीं और है। आपके बच्चे को डॉक्टर बनना है तो स्कूल जाना पड़ेगा ना, मेडिकल कॉलेज जाना पड़ेगा ना, कि ऐसे बैठ जाएगा तो बन जाएगा जी है जी। तो बस वो हमारी समस्या है, हमारे बच्चों की समस्याएं हैं, महोबा में खासकर समस्या है, शहर में जी। थोड़ा जागरूक बने, हमारा यही सबसे अपील है कि जागरूक बने, शिक्षा पर ध्यान दें और अपने हित के बारे में सोचें जी। और बताइए बाबू, ये बात आती है, आप कितने सरल हैं, आपको जितना मैंने जाना है नेताओं के बारे में, जितना सुना, जनता के बारे में सुना है, आपके बारे में बोलते हैं कि बहुत सरल हैं, बहुत अनुशासन की मैं जाना जाता है कि अनुशासन में बाबूजी से बेहतर कोई नहीं, क्योंकि अनुशासन में आप रहते हैं, कोई तेज तर्रार नहीं, जो भी काम करना है बहुत गोपनीयता की तरह से करना है। ये सब कैसे संभव हो पाता है? कार्यकर्ताओं से कितनी बातें होती हैं, कैसे होती हैं? नहीं, मैं इतना सीधा नहीं, इतना सरल मतलब हमने गलत सुन लिया क्या? नहीं, गलत नहीं, मैं इतना सीधा नहीं हूँ, मैं इतना सरल नहीं हूँ। मैं जो ये बात बोल के जा रहा हूँ जी, ये बातें जो जिनको मैं समझाना चाहता हूँ वो तो नहीं समझते जी, जिनको नहीं मैं समझाना चाहता हूँ वो समझ रहे हैं, वो जल्दी समझ लेते हैं। तो मेरे जाने के बाद जितनी वो गालियाँ मुझे देते हैं वो तो मैं ही जानता हूँ, वो जानते जी है। लेकिन ये है कि किससे गुस्सा दिखाए, सब हमारे बच्चे हैं, सब आप लोग अपने हैं, तो कोशिश ये कर रहे हैं कि सही रास्ता दिखाया जाए जी। सब लोग जागरूक हों, इकट्ठा हों, अपने हित में काम करें, सही फैसला लें। तो ये रहे हमारे जौनपुर सांसद रहे। तो हॉट सीट की बात थी, तो आज हॉट सीट हमारे वो हमारी घड़ियाँ खत्म हो गई, इंतजार की घड़ियाँ खत्म हुई। कैसा लगा आपको इंटरव्यू? और आप हमें सुझाव दे सकते हैं और हम बेहतर क्या कर सकते हैं। अगला हॉट